जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट परीक्षा 2023 से रिलेटेड जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। परीक्षा अब आपकी बहुत ही नज़दीक है, तो अब से डेली दोस्तों हम केवल प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं रिकवर कराऊंगा, केवल क्वेश्चन आंसर और उससे रिलेटेड एक आधी चीज़ आपको बताऊंगा। केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस हम करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और यदि दोस्तों आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाइए और आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। आज की वीडियो का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? यानी सम्राट अशोक किसके बाद गद्दी पर बैठा, किसके बाद इसने शासन चालू किया? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है? देखिए, यदि आप मौर्य वंश के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो सबसे पहले देखिए मौर्य वंश में आया था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने दोस्तों 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर राज किया था, यानी मगध की गद्दी पर इसने शासन किया था। और इसी को दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। याद रखिएगा, कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इसने सल्लेखन पद्धति के द्वारा अपने देह का त्याग किया था। जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसके बाद इसकी गद्दी पर दोस्तों बिंदुसार बैठा। फिर बिंदुसार के बाद दोस्तों अशोक आया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका बी, बिंदुसार। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर से याद रखना है। सम्राट अशोक को किस नाम से भी जाना जाता है? इसे दोस्तों प्रियदर्शी भी कहा जाता है। किसको? सम्राट अशोक को किस नाम से? प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाने वाला बहुत बड़ा शासक माना जाता है। 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसमें इसने दोस्तों उसके रक्तपात देख लिया था, बहुत ज़्यादा खून खराबा देखा था। और उसके बाद इसने जीवन में कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, बिंदुसार। ठीक है, सम्राट अशोक जरूर से याद रखिएगा। और एक चीज आपको याद रख लेनी है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, कई बार मैं बता चुका हूं, इसको याद रखिएगा, बृहद्रथ को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दोस्तों, 1950 में पहला संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किया गया था। इसमें क्या किया गया था? अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, तो उसी के अतिरिक्त दोस्तों इसमें जोड़ा गया था कि आप कहीं पर भी रहकर व्यापार कर सकते हैं, बेरोजगार कर सकते हैं, बेरोजगार कह रहा हूँ, कहीं भी रह के आप व्यापार कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। भारत में कहीं भी रहने का अधिकार हमारा संविधान देता है। तो ये चीज़ दोस्तों 1950 में जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। तो याद रखिएगा 1950 का संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन माना जाता है। ठीक है, तो जरूर से आपको नोट डाउन कर लेना है। कई जगह दोस्तों आपको 1951 देखने को मिलेगा जिसे पहला संविधान संशोधन बताया गया है, लेकिन आप यदि ढंग से किताबों को पढ़ेंगे तो 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? ये क्वेश्चन कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप डबल बार क्वेश्चन करा देते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है आपके भी एग्जाम में ये देखने को मिल जाए। तो इसीलिए क्वेश्चन को मैं बार बार लेके आता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह की बात करूँ तो लोथल को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा।
ठीक है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको मोहनजोदड़ो कालीबंगा राखी गढ़ी के बारे में बता दिया है, आपने नहीं देखी है तो चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों एयरफोर्स नन कम्बोडेंट के नाम से, तो जल्दी से जाइएगा और सारी वीडियो को एक साथ देख लीजिएगा, नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए देखिए, मगध चंद्रगुप्त मौर्य भी मगध की गद्दी पर बैठा था, लेकिन उत्थान के लिए दोस्तों कौन से शासक को माना जाता है? तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, बिंबिसार। बिंबिसार दोस्तों 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, कौन से वंश का ये शासक था? तो ये हर्यक वंश का शासक था, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, ज़्यादातर किताबों में दोस्तों आपको बिंबिसार से ही देखने को मिलेगी हिस्ट्री, तो याद रखिएगा। ठीक है, यहीं से शासन के बारे में बताया गया है, बिंबिसार से ही ज़्यादातर ज्ञात वैज्ञानिकों ने बताया है कि यहाँ पर मगध का शासन चल रहा था और बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर शासन किया था। ठीक है, याद जरूर से रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस पुरस्कार से नवाजा गया था? सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस पुरस्कार से नवाजा गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखिए, हाल ही की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले कौन सा पुरस्कार मिला था, ये चीज़ आपको जरूर से याद होगी, लेकिन अभी जल्दी में मतलब सबसे बाद में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है तो याद रख लीजिएगा, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण दोस्तों सचिन तेंदुलकर को सन 2008 में मिला था और यह पुरस्कार इनका सबसे बाद का पुरस्कार है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब देखिए हाल ही में क्यों मैंने लिखा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप आंसर गलत दे देंगे। एग्जामिनर आपके माइंड को पढ़ता है और एग्जामिनर समझता है कि बच्चे किस क्वेश्चन पे कंफ्यूज होंगे, उसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो चीज़ आपने याद कर रखी है वो 100% सही है और उसी को आपको टिक करके आना है, उसी का आंसर आपको दे के आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर देखिए, इसरो की बात करूँ तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलोर कर्नाटक में। कहाँ पर दोस्तों? बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। कई बार आपको कर्नाटक दे देगा और कई बार बेंगलोर दे देगा, तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में की गई थी, 1969 में, याद रखिएगा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष याद रख लीजिएगा एस सोमनाथ। क्या दोस्तों? एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कई बार फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे छोटा राज्य निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर आप काफ़ी आसान तरीके से दे देंगे। यदि मैं बात करूं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं दी गई हैं? ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था। यदि मैं बात करूं भारतीय संविधान में भाषा अनुसूची के बारे में, आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। कितनी भाषाएं हैं? तो याद रखिएगा 22 भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। यानी संविधान में कितनी भाषाएं दी गई हैं? 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत, शिवालिक पर्वत, एवरेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? याद रखिएगा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला को भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ये क्वेश्चन मैं कई बार करा रहा हूँ। देखिए, भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, अब कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मैंने आपको बताया था ना, अंधे ने क्या खाया था? अंधे ने कच्ची पूड़ी खाई थी, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का।
ठीक है, याद रखिए अगर कथकली पूछेगा, कथकली, तो कथकली केरल का है, लेकिन कथक पूछेगा तो कथक उत्तर प्रदेश का है। देखिए कथकली भी ऑप्शन में है, तो कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दो केरल के हैं। उसके बाद एक बचता है सत्रिया। सत्रिया आपको याद रख लेना है, असम का है। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, मैंने कवर करा दिया है वीडियो में, नहीं देखी है तो चैनल पे जाइएगा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो आपको पता होगा अभी हाल ही में बजट किसने पेश किया था। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी भारत में वर्तमान में वित्त मंत्री के रूप में हैं और इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों 2023 में बजट पेश किया था, आपको मालूम होगा। नोट डाउन नहीं किए हैं तो नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री, देखिए रक्षा मंत्री की बात करूं तो आप यदि न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा अभी राजनाथ सिंह जी हमारे जो भारत के फौजी उनसे मिलने भी गए थे, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा भी बन सकता है कि पूछ ले कि आबादी सबसे ज़्यादा किस राज्य की है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि आबादी की बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें कम सदस्य होते हैं? गलत, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 250 अतिरिक्त। ठीक है, कम से कम इसमें 250 सदस्य होते हैं। यह केवल राष्ट्रपति के द्वारा होता है? गलत, इसमें सभी अपनी बात रख सकते हैं, वो तो सब में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी आपको ध्यान से पढ़ना है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग कभी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो याद जरूर से रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, बैटिंग ब्लॉक शब्द किस खेल से संबंधित है? बैटिंग ब्लॉक, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अब देखिए बैटिंग ब्लॉक आया तो बच्चे क्या करेंगे, क्रिकेट को सही करके चले आएंगे, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। बैटिंग ब्लॉक किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है। किससे? कबड्डी से। किससे संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है बैटिंग ब्लॉक शब्द। इस तरीके से दोस्तों एक शब्द आपको एग्जाम में दे देगा और पूछ लेगा किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको जरूर से कवर करके जानी है एग्जाम से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? रोजर फेडरर आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। अब आजकल दोस्तों आप कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, तो कमेंट जरूर से करिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें पता चल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, और आप कितनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लेके आने हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर से करा करिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर से करके जाया करिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। 15 के सब्सक्राइबर फैमिली हमारी कंप्लीट होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी 15 के सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट कराइए। ठीक है, और चैनल के साथ जुड़कर अपना आत्मविश्वास हमारे साथ बनाए रखिए। अपने छोटे भाई को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और दोस्तों इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।